नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्लीय घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्लीय घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी? हमसे पूछ के रहे नए घोल में अम्ल की सांद्रता पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पहला घोल कितना दिया हुआ है? 40 लीटर दिया हुआ है। दूसरा घोल हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? दूसरा घोल हमें क्वेश्चन में 35 लीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दोनों घोल का रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरा घोल हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 35 लीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा लीटर से लीटर कट जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 8 बार में जाएगा और ये 5 से 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से घोल का रेशियो क्या निकल के आ गया? 8:7 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला घोल में अम्ल का सांद्रता कितना है? 60% है और दूसरा घोल में अम्ल का सांद्रता कितना है? 80% है। और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों घोल को अगर एक साथ मिलाया जाए तो वहाँ अम्ल का सांद्रता कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि दोनों घोल को मिलाने के बाद अम्ल का सांद्रता जो है वो x% हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? घोल का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो ये जो बीच में हमारा होता है, एक से हमारा बड़ा होता है तो दूसरे से क्या होता है? छोटा होता है। यानी x जो है अगर 60 से बड़ा होगा तो 80 से हमारा क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 80 में से अगर x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 80 - x हो जाएगा। उसके बाद 60 से x क्या होगा? बड़ा होगा। यानी हम यहाँ x में से 60 माइनस करेंगे। यानी यहाँ से हमारा घोल का रेशियो क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा घोल का रेशियो निकल के आ गया 80 - x = x - 60 निकल के आ गया। और यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? 8:7। यानी ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 80 - x बटा x - 60 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस का ये हमारा हो जाएगा 480 इक्वल टू हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 560 माइनस का 7x हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस के 7x को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस माइनस के 480 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 8x में अगर 7x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा इक्वल टू इसे अगर उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 560 में अगर हम ऐड करेंगे 480 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 960 में 80 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 1040। ये हमारा हो जाएगा 1040। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1040/15। अब देखिए अगर हम इसे अगर 5 से काट ले, हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? ये 5 से जाएगा 2 बार में, 0 8 बार में। उसके बाद ये 5 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब देखिए यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर इसे हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? ये 3 से जाएगा 6 बार में, ये 3 से जाएगा 6 बार में। हाथ में क्या जाएगा? 2, ये हमारा हो जाएगा 28 3 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में। हाथ में क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 69 से ही 1/3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा दोनों घोल के मिलाने के बाद अम्ल का सांद्रता क्या निकल के आ गया? 69 से ही 1/3% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 69 से ही 1/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए हमें क्वेश्चन में वस्तु के खर्च का हमें रेशियो क्या दिया है? हमें रेशियो दिया हुआ है 12:8, 12:8:5 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे। अब देखिए हम इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1200, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 800 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया
हमने मान लिया कि गेहूं के ऊपर 1200 रुपये का खर्च हो रहा था, तो सब्जी के ऊपर 800 रुपये का खर्च हो रहा था और तेल के ऊपर 500 रुपये का खर्च हो रहा था। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि गेहूं के मूल्य में 50% का वृद्धि हो गया, गेहूं के मूल्य में 50% का वृद्धि हो गया, गेहूं के मूल्य में 50% का वृद्धि हो गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सब्जी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, सब्जी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि हो गया। और तेल के मूल्य में 40% का वृद्धि हो गया, तेल के मूल्य में 40% का वृद्धि हो गया। तो देखिए अगर 50% का वृद्धि हो जाएगा तो पहले जो है गेहूं पर 1200 रुपये का खर्च हो रहा था, तो अब कितना खर्च होगा, अब जो है गेहूं पर कितना खर्च होगा, पहले की अपेक्षा 50% ज़्यादा, यानी हम 1200 का 50% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1800। अब देखिए पहले जो है सब्जी के ऊपर 800 रुपये का खर्च हो रहा था, तो अब जो है 25% से बढ़ गया। तो देखिए 800 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 800 का 25% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 रुपया, यानी 200 रुपये से बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए तेल के ऊपर पहले जो है 500 रुपये का खर्च हो रहा था, तो अब जो है 40% से खर्च बढ़ गया। तो देखिए 500 का अगर हम 40% निकालेंगे, 500 का 40% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200, यानी अब जो है कितना खर्च होगा तेल के ऊपर, 700। अब देखिए पहले जो है टोटल खर्च कितना था, पहले टोटल खर्च कितना था, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1200 प्लस का 800, 2000, 2000 में अगर हम 500 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2500, यानी पहले जो है टोटल खर्च था 2500 और अब जो है टोटल खर्च कितना है, हम इसे ऐड करेंगे तो 1800 प्लस का 700, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2500 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3500। अब देखिए पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, पहले की अपेक्षा 1000 ज़्यादा खर्च हो रहा है, पहले की अपेक्षा जो है 1000 ज़्यादा खर्च हो रहा है। कितने पर जो है 1000 का वृद्धि हो गया, 2500 पर, 2500 पर गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा खर्च का वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से हम इसे काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में, यानी यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत क्या निकल के आएगा, वृद्धि प्रतिशत निकल के आएगा 40%, यानी टोटल खर्च पर 40% का वृद्धि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 40% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3000 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि पहले जो है 12% के लाभ पर बेच रहा था, अब जो है उसे 500 रुपये कम में बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 22,000 रुपये में खरीद रहा है और उसके मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसका टोटल जो है सीपी क्या हो जाएगा, टोटल उसका सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 22,000 प्लस का 3000। अब देखिए 22,000 में अगर हम 3000 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25,000 रुपया, यानी टोटल सीपी क्या निकल के आ गया, टोटल सीपी निकल के आ गया 25,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो है 12% के लाभ पर बेच रहा था, पहले जो है 12% के लाभ पर बेच रहा था और हमसे पूछ रहा है कि अब जो है 500 रुपया, अब जो है 500 रुपया कम में अगर बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि 500 जो है 25,000 का कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस 500 में भाग देंगे 25,000 से, हम 500 में भाग देंगे 25,000 से और गुना करेंगे 100, तो ये हमारा प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए 250 से ये 500 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 2%। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 2%, यानी 500 रुपया 25,000 का कितना प्रतिशत है, 2%, यानी पहले उसे अगर 12% का लाभ हो रहा था तो अब 500 रुपये कम में बेचेगा तो अब उसे 2% कम लाभ होगा, यानी अब उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12% माइनस का 2%, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% बट्टा पर तथा 20% और 15% के दो क्रमिक बट्टा पर विक्रय मूल्यों का योग 1995 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य है, हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है
कि 35% डिस्काउंट पर वस्तु को बेचा जा रहा है। तो देखिए 35% का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना है 100% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, हम 100% में से 35% माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि तथा 20% और 15%, यानी यहाँ जो है क्रमिक हमें डिस्काउंट दिया है। पहला हमें डिस्काउंट क्या दिया है, पहला हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया हुआ है 15%। तो हम सबसे पहले यहाँ एकल डिस्काउंट निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 20 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 और वो हमारा हो जाएगा 3 प्लस का 3 होगा और माइनस का 35, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 32%। एकल डिस्काउंट क्या निकल के आएगा 32% निकल के आ गया। और एमपी कितना है 100% है, यानी हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। एसपी कितना हो जाएगा 100% में से 32% माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 68%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों विक्रय मूल्यों का हमें योग दिया है। तो हम यहाँ से दोनों विक्रय मूल्य का अगर योग निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा कितना है 65% है और यहाँ हमारा कितना है 68% है। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 133%, ये हमारा कितना हो जाएगा 133%। अब देखिए यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा योग निकल के आ रहा है 133%, यहाँ से हमारा योग निकल के आ रहा है 133%। और हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में योग दिया हुआ है 1995 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 133% का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ कर रहे हैं अंकित मूल्य, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा 19 से कटने वाला है और ये भी हमारा 19 से कटने वाला है। तो देखिए अगर हम इस साइड 19 से भाग देंगे तो ये 19 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 7%। हम इस साइड अगर 19 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 19 से भाग देना पड़ेगा, ये हमारा 19 से जाएगा एक बार में 0, 19 से 5 बार में, यानी 7% का वैल्यू क्या निकल के आ गया 105 रुपये निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से जाएगा एक बार में, हाथ में 3, ये 35 हो जाएगा। 35 जो है 7 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी 1% का वैल्यू क्या निकल के आएगा 15 रुपये निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहे हैं अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य क्या है 100% है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 से 1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 रुपये तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से बढ़कर 17 सही 1/2% हो जा रहा है। तो देखिए 17 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 17.5% लिख सकते हैं। अब देखिए पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 11% था और अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 17.5%। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी पहले जो है एक वर्ष में प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिल रहा होगा, तो अब जो है एक वर्ष में प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिलेगा 17.5%, यानी ब्याज में कितने का वृद्धि हो गया, ब्याज में कितने का वृद्धि हो गया। हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 17.5% में से 11%, तो ये हमारा हो जाएगा 6.5%, यानी ब्याज में 6.5% का वृद्धि होगा, यानी एक वर्ष में 6.5% का आय में वृद्धि हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि आय में कितने का वृद्धि हो रहा है 1071.20 रुपये का, यानी इस 6.5% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1071.20 रुपये दिया है। तो देखिए हम यहाँ से 65% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 6.5% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया, तो हम यहाँ से 65% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 65% का वैल्यू हो जाएगा 10,712 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए, यानी अब टाइम कितना है, 5 वर्ष का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया 10%। और हमसे पूछ क्या रहे साधारण ब्याज पूछ रहे, साधारण ब्याज पूछ रहे। तो देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल में हमें प्रिंसिपल का 10%, यानी टोटल जो है 5 वर्ष में 10% की दर से ब्याज कितना मिल जाएगा 50% का ब्याज मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ जो है प्रिंसिपल का 65% का वैल्यू हमें पता है और हमसे पूछ के प्रिंसिपल का 50% का वैल्यू, तो देखिए 65% का वैल्यू पता है तो हम 50% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5% का वैल्यू हम 65 को अगर 5 बनाएंगे तो 13 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 13 से भाग देंगे तो हमें इस साइड भी 13 से भाग देना होगा। हम इस साइड 13 से भाग देंगे तो ये 13 से जाएगा 8 बार में, हाथ में क्या जाएगा 3, 31 हो जाएगा। 31 जो है 13 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52। 52 जो है 13 से 4 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 5% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 824 रुपये निकल के आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50% का वैल्यू। 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए इस 5 को अगर हमें 50 बनाना है तो हमें 10 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 10 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 10 से गुना करना होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 50% का वैल्यू 8,240 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8,240 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5,120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ के रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 5,120 रुपये दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 12.5% दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया है 3 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का दिया। और हमसे पूछ के रहे CI पूछ रहे हैं, हमसे पूछ के रहे CI पूछ रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब देखिए 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब हम यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब हम यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए पहले साल जो है हमें प्रिंसिपल का 1/8 ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5,120 का अगर हम 1/8 निकालेंगे तो देखिए 512 जो है 8 का क्यूब होता है, तो हम इसका 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 640 रुपये। यानी पहले साल जो है हमें प्रिंसिपल का 640 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 640 रुपये ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 640 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी दूसरे साल 640 का 1/8 और ब्याज मिलेगा। तो 640 का 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 रुपया। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए 160 हमारा कैसे निकल के आएगा, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो देखिए 640 और 640 हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1280। 1280 का हम 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। अब देखिए तीसरे साल जो है 640 और 640 पे तो ब्याज मिल गया, बच क्या गया हमारा 80, यानी 80 का 1/8 और ब्याज मिलेगा। तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 का 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 + 600 + 600, ये हमारा कितना हो जाएगा 1800, और 40 पे कितना होता है 120, यानी 1920 हो जाएगा। 1920 में अगर हम 80 ऐड करेंगे, 1920 में अगर 80 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 में 160 ऐड करेंगे तो 2160 हो जाएगा। 2160 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2170 रुपया। यानी यहाँ से हमारा 3 साल का CI क्या निकल के आ गया, 2170 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A और B मिलकर एक काम को x दिन में पूरा करते हैं। अकेले काम करते हुए A और B उसी काम को क्रमशः x + 8 एवं x + 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ एक कंसेप्ट समझेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि A + B, हमने मान लिया कि A + B किसी काम को, हमने मान लिया कि A + B किसी काम को x दिन में करें, उसी काम को A अकेले x + A दिन में करें, और उसी काम को B अकेले x + B दिन में करें। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं, x × x + A, हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं x × x + A। तो देखिए हम यहाँ से
तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तीनों को अगर हमें समय पता है और टोटल काम पता है तो हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी के जोड़े का और ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है उस काम को एक दिन में कर रहे हैं। ए जो है उस काम को x प्लस ए दिन में कर रहे हैं और बी जो है उस काम को x प्लस बी दिन में कर रहे हैं। अब देखिए ए प्लस बी जो है x दिन में x इंटू एक्स प्लस ए काम कर रहा है, यानी यही इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा x प्लस ए। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, x प्लस ए, और a जो है x प्लस ए दिन में x इंटू एक्स प्लस ए काम कर रहा है, यानी यहाँ जो है a का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, a का इफिशियंसी हो जाएगा x। अब देखिए a प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, x प्लस ए निकल के आ गया, और a का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। तो हम यहाँ से b का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। b का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए b के द्वारा लिए गए समय में b के इफिशियंसी से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल काम निकल के आ जाएगा। और हमने टोटल काम क्या मान के रखा है, x इंटू एक्स प्लस ए, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें x से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल टू, हम यहाँ a से गुणा करेंगे तो ए एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए एक्स से x कट जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी निकल के आ गया। तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा रूट अंडर a इंटू बी। अब देखिए हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलके उस काम को x दिन में करें। a जो है उस काम को x प्लस 8 दिन में करें और b जो है उस काम को x प्लस 18 दिन में करें, यानी हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो है a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8 दिया है, b का वैल्यू क्या दिया, 18 दिया है, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8 गुने 18। अब देखिए 8 से 18 में गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 12 दिन। x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 12 दिन, यानी दोनों मिलके उस काम को पूरा करने में 12 दिन का समय ले रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है उस काम के 5/6 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी पूरे एक काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लग रहा है। पूरे जो है एक काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लग रहा है, तो 5/6 काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 12 का 5/6 समय लग जाएगा, यानी 5/6 निकालेंगे इसका तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि दोनों मिलके उस काम के 5/6 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक पाइप से एक टंकी को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरा भर गया है और पाइप बंद है तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 15 घंटा, दूसरा समय क्या दिया, 20 घंटा दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब पाइप भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 घंटा का समय लग रहा है। 60 यूनिट पानी जब पाइप भर रहा है तो 15 घंटा का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पेंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटा में भरता है, यानी जब पेंदी में रिसाव है तो पाइप को टंकी भरने में कितना समय लग रहा है, 20 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हमें समय पता है और टंकी की धारिता पता है तो हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइप जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 4 यूनिट पानी भरा होगा। और यहाँ जो है पाइप 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए पाइप जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर सकता है, लेकिन यहाँ जो है पाइप 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब होगा कि पेंदी का जो रिसाव है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि पेंदी का जो रिसाव है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल लगा रहे हैं क्योंकि रिसाव जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, इसलिए निगेटिव काम कर रहे हैं तो हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि टंकी अगर भरी हुई हो
तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टंकी की धारिता क्या है, 60 यूनिट है। अब देखिए 60 यूनिट पानी खाली करना है 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ, तो कितना समय लग जाएगा, 60 घंटा का समय लग जाएगा। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 60 घंटा का। यानी टंकी पूरी भरी हुई होगी तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में 60 घंटा का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चालों के बीच कितना अंतर है, हमें क्या निकालना है, दोनों के स्पीड का अंतर निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है या 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये होगा कि बी जो है 50 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय ले रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि बी जो है 50 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय ले रहा होगा। अब देखिए B को जो है 50 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि B को जो है 1000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस 50 को अगर हमें 1000 बनाना है तो हमें इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 20 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 20 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 सेकंड। यानी यहाँ से हमारा B का टाइम क्या निकल के आ गया, B का हमारा टाइम निकल के आ गया 100 सेकंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A जो है B को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हरा रहा है। तो देखिए B को जो है 1000 मीटर जाने में 100 सेकंड का समय लग रहा होगा, यानी A को कितना समय लग रहा होगा, 5 सेकंड कम लग रहा होगा। यानी 100 माइनस 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 95 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हमें समय पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दोनों का स्पीड निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ कर दोनों के स्पीड का अंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए A का जो स्पीड होगा B की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो देखिए दूरी कितना है, 1000 मीटर। दूरी कितना है, 1000 मीटर। और A को समय कितना लग रहा है, 95 सेकंड का। यानी अगर हम दूरी में समय से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए B को जो है कितना समय लग रहा है, 100 सेकंड का समय लग रहा है और दूरी कितना है, 1000 मीटर। अब देखिए 1000 मीटर में B के द्वारा लिए गए समय से अगर भाग देंगे तो B का हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों के स्पीड का अंतर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अगर इसे 5 से काट लें तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 19 बार में जाएगा। और ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 200 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 200/19 माइनस का 10। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10/, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10/19। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10/19। यानी दोनों के स्पीड का अंतर क्या निकल के आ गया, 10/19 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10/19 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है, हमसे पूछ के रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाने में 11 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहाँ से धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा की दिशा का स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत 72 किलोमीटर जाने में 12 घंटा का समय लग रहा है। यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। और धारा की दिशा का हमें स्पीड क्या निकालना है यहाँ पे, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा x + y = क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड हमारा क्या निकल गया है, 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी x - y = क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, धारा का स्पीड यानी y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लें तो हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2/2 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।